नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। अपनी डेली क्विज सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं हिस्ट्री के क्विज। इस क्विज में 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और लास्ट में अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। साथ ही साथ आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं 1852, 1856, 1858, 1860। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन के सामने हैं। 1852, 1856, 1858, 1860। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1858। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया। डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 1896 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें निम्न दिए गए ऑप्शंस में से क्या किया गया था? जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। आपको बता दें कि 1896 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बरो। आपको बताना है कि निम्नलिखित जो गवर्नर जनरलों का नाम दिया गया है उसमें से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ को 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसे कार्ड सिस्टम भी कहते थे। तो इस प्रकार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करके हमें बताना है। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा ही कारताज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। आपको बता दें
कि इस व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है, यानी यह एक प्रकार का लाइसेंस होता था। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी शर्ट नाम की व्यवस्था शुरू की थी, जो कि कारताज व्यवस्था जैसी ही थी, परंतु प्रश्न में समुद्री व्यापार के संदर्भ में सबसे पहले कारताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगाली। बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। सुरेंद्र बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, वे राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब आंसर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार विभिन्न एग्जामों में इसे पूछा जा चुका है, इस वजह से आपको बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करना है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सुरेंद्र बनर्जी के बारे में आपको कथन बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। जो यह स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। आपको बता दें कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने मिलकर के की थी, ना कि उनके साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी, ना कि साधारण ब्रह्मो समाज की। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी। आपको बताना है कि नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की गई। ए, बंगाल विभाजन, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस क्यों की। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसे आपको कमेंट करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि उनको वीडियो समय पर मिल जाए और साथ ही साथ उनको जब हमारी वीडियो आप तक पहुंचे उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। यानी आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अलग मतदाता दल की व्यवस्था मुस्लिमों हेतु की गई। ऑप्शंस हैं ए, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917।
ऑप्शंस कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों, गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक ही मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब 1916 लखनऊ अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आपको बताना है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन हैं कोची, चिनसुरा, सूरत, चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि पोर्ट में भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? ए, हैदराबाद, बी, बीजापुर, सी, गोलकुंडा, डी, अहमदनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई सारे एग्जाम में विभिन्न बार ये पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है विभिन्न एग्जामों के लिए, तो आपको यह प्रश्न कई बार दिखाई देगा और उम्मीद है कि आप सब लोग इस प्रश्न का सही जवाब ही करेंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शंस में कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आपको बताना है कि सालबाई नाम की संधि किसके बीच युद्ध से संबंधित है। ऑप्शंस हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको बताना है कि सालबाई की संधि इनमें से किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सालसेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? यानी बक्सर की लड़ाई का दूसरा पक्ष आपको बताना है। मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को पता होगा। बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फिर। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का? ऑप्शंस दिए गए हैं वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रैले आयोग। जल्दी से इस प्रश्न को करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा का भी महत्व होना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। इसे वुड्स डिस्पैच के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही साथ इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शंस है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। आपको बताना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम है उसे किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के दौरान अकाल को सही ढंग से संभाल ना पाने के कारण उनकी आलोचना भी की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। तो इनके द्वारा ही यह अधिनियम पारित किए गए और इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फिर। उस वायसराय का नाम बताना है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। चलिए ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। ए, लॉर्ड मेयो, बी, लॉर्ड लिटन, सी, लॉर्ड डलहौजी, डी, लॉर्ड हार्डिंग। आंसर कीजिए आप लोग कि कौन सा आंसर सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। आपको बता दें कि लॉर्ड मेयो भारत के ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई। 1872 में जब वो अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान गए थे तो एक पठान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस चीज़ के लिए किया था? ऑप्शंस हैं आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था आपको बताना है। उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप सभी को पता होगा कि हंटर आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था।
विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इस प्रकार प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। कागजी मुद्रा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को में स्वर्ण मानक की भी शुरुआत की। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली, मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है भारत में? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, नाना फडणवीस, बी, बालाजी विश्वनाथ, सी, नारायण राव बाजीराव, डी, संभाजी। सारे मराठों से संबंधित नाम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए, तो ऑप्शन ध्यान से देखिए और प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने यूरोपीय शासन द्वारा मराठा मैकियावेली की उपाधि धारण की हुई थी। सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम था ये, यानी जो नाम है मैकियावेली वो इटली के सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके दर्शन विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। किसने? नाना फडणवीस ने। इनको मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? यहाँ एक संधि का नाम दिया है श्रीरंगपट्टनम संधि। आपको बताना है कि इसका संबंध किस युद्ध से है। ए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको बताना है कि इन सारे युद्धों में से जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो किस युद्ध से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद का निजाम का प्रतिनिधि, साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि एवं मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए गए थे। मराठों और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम एवं मैसूर शासक टीपू सुल्तान। मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर। मराठों से लड़ते हुए 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर में मैसूर शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा,
आपको असत्य कथन का चुनाव करना है पूना समझौते के संदर्भ में। पूना समझौते के संदर्भ में असत्य कथन है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। प्रश्न पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम दे देता हूं मैं आपको इस प्रश्न के लिए। बड़ा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। यह कथन असत्य है, क्योंकि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच ना होकर के महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत है, ध्यान दीजिएगा। बाकी तीनों कथन जो दिए गए हैं वो पूना समझौते से रिलेटेड ही हैं, अर्थात वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में ही रहने का फैसला किया था। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। साथ ही साथ सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, सिवाय जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, यह कथन गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। आपको बताना है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। इस वजह से इस सत्याग्रह को महाद सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार इस क्विज के जो 20 प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर की आपके कितने प्रश्न इस क्विज में सही हुए हैं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आई है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि उन्हें समय पर वीडियो मिल सके। आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ने के साथ ही और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक हमारे चैनल के द्वारा दी जा सके। किसी भी कमेंट और सजेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां से आपको इस वीडियोस की PDF मिल जाएगी। आपको ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां आपको ऐसे ही और वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।